प्रोग्राम के आगाज़ में कल हमने प्रोग्राम ख़त्म किया था तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्कि नाम लेकर इमरान खान से अपील की थी, इस्तदा थी कि रास्तों के ऊपर बंदिश जो है वो आपका हक़ नहीं है। एहतजाज करना तहरीक-ए-इंसाफ का हक़ है, उसको अपना पॉइंट रजिस्टर कराने के लिए पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहें वो एहतजाज करना चाहिए। लेकिन रास्तों की बंदिश से अगर एम्बुलेंस फंस जाए, मरीज़ फंस जाएँ, स्कूल के बच्चे फंस जाएँ, एयरपोर्ट पर जाने वाले मुसाफिर फंस जाएँ, किसी का जनाजा है वो फंस जाए, तो ये आपका हक़ नहीं है। आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी जीरन हो, ये आपका हक़ नहीं है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ये चीज़ ख़िलाफ़ जाती है। 25, 30, 35 लोग हैं मरी रोड के ऊपर कुर्सियाँ डाल के बैठ के पता नहीं बिरयानी खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन रोड ब्लॉक है। बहुत तकलीफ का सूरत हाल इसलिए है कि उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचना था, नहीं पहुँच पाए। तो आप एहतजाज करें, रोड के एक साइड पर बैठे, वो आप शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारा मारें, आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारा लगाएं, आप राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ नारेबाजी करें, बिल्कुल आपको करना चाहिए, लेकिन रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। ये इमरान खान से कल भी दरख्वास्त थी, आज दोबारा दोहरा रहा हूँ, रास्ते खोल के एहतजाज करें, रास्ते बंद मत करें, ये आपका राइट नहीं है। ये आपके हो सकता है वोटर हो लार्जली, ये जो पिंडी के लोग बहुत मुतासर हैं या वो बाकी शहरों में जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं, हो सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सारे वोटर हों, उनको आपको तकलीफ़ देना आपका हक़ नहीं है। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आई होप कि इमरान खान ने बात सुनी हो, क्योंकि कल भी मैंने बाकायदा दरख्वास्त ही की थी, बाकी भी मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने की होगी, तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये आपका हक़ नहीं है, आप इससे हट जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी आज और बहुत से लोग तवक्को कर रहे थे कि आज उसका बड़ा सख्त किस्म का एक इलामिया आएगा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि इन कमिंग डेज हो सकता है 20-21 नवंबर के करीब क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का विज़िट एक्सपेक्टेड है, जिसमें सऊदी अरब से काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान को ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज़ हैं, ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट्स और इसी तरीके ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट के हवाले से एक अच्छी इमदाद मिल सकती है। तो अगर उसने विज़िट करना हो तो पिंडी इस्लामाबाद की वो सूरत हाल यकीनन कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे ही रहे, तो उसके ऊपर कोई चीज़ सामने आ सकती है। लेकिन आज उन्होंने एलामिया ही अभी तक जारी नहीं किया और शायद इम्कान यही है कि हो सकता है एलामिया आए भी ना। दो और बड़ी पेशरफ्त हुई हैं जिनका प्रोग्राम के आगाज़ में उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अनाउंस किया था कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की एक कमीशन बनाए और इमरान खान के हमले के ऊपर तहकीकात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ख़त तहरीर किया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अहम नुकात ख़त भी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे और उसके जो अहम नुकात हैं वो भी आपको बताता हूँ। इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन 5 सवालात पर गौर कर सकता है। कारवान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी? ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कॉन्वॉय था, ये जो लॉन्ग मार्च था, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसकी थी? कारवां की हिफाजत की ज़िम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारे की थी? मार्च की हिफाजत के लिए हिफाजती इक़दामात और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू किए गए थे या नहीं लागू किए गए थे? वज़ीराबाद वाक़े के अपने हक़ाइक़ क्या हैं? वज़ीराबाद का वाक़या एग्जैक्टली हुआ कैसे? क्योंकि FIR ही आपकी 3 दिन बाद कोई 90 घंटे बाद रजिस्टर हुई है, तो वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि कौन सी बुलेट फायर हुई है, 9mm किसको लगी है, अगर AK-47 यूज़ हुई है तो वो किसको लगी है, या क्लाशनकोव चली है तो उसकी गोलियां किसको लगी हैं। एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, पाकिस्तान में ऐसे होना नहीं चाहिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हम ये जहन में रखें, इमरान खान पाकिस्तान के अप्रैल तक वज़ीर-ए-आज़म के 3.5 साल, कोई काम शख्स की बात नहीं कर रहे, एक बड़ी जमात का सरबराह है, तो बड़ी संजीदगी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। एक से ज़्यादा शूटर्स की इतला, जवाबी फायरिंग, निशाना कितने लोग बने और ज़ख्मों की नोयत क्या है, इस सवाल का जवाब भी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़त में इस्तदा की है, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतज़ामी हुकाम ने मुरवजा तफ्तीशी तरीक़ाकार को अपनाया? जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन के, क्या उसको फॉलो किया गया कि नज़रअंदाज किया गया? वक़ूआ के बाद शहादतें जमा करने और सूरत हाल से निमटने के लिए मुरवजा तरीक़ाकार को इख्तियार किया गया या नज़रअंदाज किया गया? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाब्ते की क्या खामियाँ और क्या कमज़ोरियाँ सामने आईं? इन कोताहियों का ज़िम्मेदार किन इंतज़ामी हुकाम, इदारों और सूबाई अहदेदारों को ठहराया गया है? क्या वक़ूआ की तहकीकात के अमल में जानबूझकर रुकावटें डाली जा रही हैं? ये भी एक सवाल है वज़ीर-ए-आज़म के ख़त में कि क्या ऐसा कुछ हुआ कि जानबूझकर रुकावटें डाली गई? इसके साथ ही एक दूसरा ख़त उन्होंने अरशद शरीफ, हमारा साथी जर्नलिस्ट था, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए लिखा है और उसके अंदर भी अहम सवालात हैं। पाकिस्तान से किन हालात में उसको भेजा गया, क्या वहाँ सूरत हाल थी, उसके बाद UAE के अंदर क्या वाक़यात पेश आए, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ शूटिंग इंसिडेंट विच लेड टू मिस्टर शरीफ डेथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दावा है कि कीनिया की पुलिस की जानिब से आया था कि हमने उसको मिसटेकन आइडेंटिटी के ऊपर गोली चलाई जिससे उसकी शहादत होगी, और ये बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स है।
अरशद शरीफ की गाड़ी और वो गाड़ी जो स्टोलन कार थी, वो दो मुख्तलिफ कारें हैं। वो कोई मर्सिडीज़ गाड़ी चोरी हुई थी जिसमें बच्चा सवार था। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में है वो शायद वो लैंड क्रूज़र है या उस टाइप की कोई गाड़ी है, तो दोनों की कोई आइडेंटिटी आपस में मैच नहीं करती। स्टोलन कार जिसमें बच्चा सवार हो, मतलब कोई बच्चा अगवा लेके जाया जा रहा हो, तो बच्चा जिस गाड़ी के अंदर अगवा करके ले जाया जा रहा है उस गाड़ी के ऊपर फायर नहीं किया जाता। ये एक SOPs है। गोली बच्चे को भी जाके लग सकती है ना, तो उसके ऊपर गोलियां नहीं चलाई जा सकती। और अगर उसको रोकना मकसूद हो तो टायर के ऊपर गोली चलाई जाएगी या ड्राइवर को हिट किया जाएगा। तो यहाँ उलट काम हुआ है, ना ड्राइवर हिट हुआ है, टायर एक हिट हुआ है, वो बाद में हिट हुआ है। अरशद शरीफ के गोली जाके सर में लगी है, और सर में भी गोली कैसे लगी है, पीछे से लगी है या राइट साइड से हिट हुआ है। क्या उसको टॉर्चर किया गया है, या उससे पहले जो उसने डिनर किया था क्या उसको कोई ऐसी चीज़ दी गई है जो इंटॉक्सिनेट किया गया हो, या उसको UAE से किसी ने चेस किया कीनिया तक। ये सारे वो हक़ाइक़ हैं जिसको जानना ज़रूरी है। आज एक राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया है अरशद शरीफ के हवाले से, जो मेरे ख्याल में बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है और इस केस की बुनियाद बनती है राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट। मैं आपको वो प्रोग्राम के आगाज़ में सुनाना चाहूँगा, दिखाइएगा जी। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है, और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। और अगर ये मर्डर है, जो कि प्रेमा फशाई मालूम होता है कि है, तो फिर इसमें दो बंदे जो हैं, वकार और खुर्रम, जो के दोनों भाई हैं, वो फिर इससे बाहर नहीं है, किसी कीमत पे वो बाहर नहीं है। उनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, और मेरे ख्याल में ये हक़ाइक़ के करीब तरीन है टारगेट किलिंग, क्योंकि उसकी फ़ैमिली के जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनको पहले दिन से जिस चीज़ का उन्होंने शुबे का इजहार किया था, जब मैं ताज़ियत के लिए उसकी वालदा के पास गया तो वो शुबा यही था कि उसको टारगेट किलिंग की गई है। और ये जो दो लोग साथी जिनका नाम आता है खुर्रम और वकार, ये उसके कोई दोस्त नहीं थे, कोई बचपन के साथी नहीं थे उसके। ये वहाँ जब गया तो उसका कोई इंतज़ाम इन्होंने किया था। तो दूसरा शुबा ये था कि इनमें से किसी एक की इन्वॉल्वमेंट है या दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा ये था कि उसको टारगेट किया गया, उसका पीछा किया गया और वहाँ जाके उसको मारा गया। अब राना सनाउल्लाह के बयान के बाद जो तहकीकी टीम वहाँ गई थी उसकी वापसी के ऊपर उन्होंने ये बयान जारी किया। इस बात को तक़वियत मिलती है कि जो उसकी फ़ैमिली के कंसर्न थे वो दुरुस्त थे। तो अब उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें हक़ाइक़ जो है खोल के अवाम के सामने और उसकी फ़ैमिली के साथ भी शेयर किए जाने चाहिए, और जो असल कल्प्रिट है उसको ढूंढना चाहिए ताकि बिला वजह बाकी किसी और के ऊपर इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन जो असल है मुजरिम, वो बचना भी नहीं चाहिए। ये पूरी पाकिस्तानी रियासत की ज़िम्मेदारी है। इसमें मेरा कंसर्न कि वो साथी जर्नलिस्ट था या उसकी फ़ैमिली का कंसर्न, वो भी अहम होगा, लेकिन असल कंसर्न ये है कि पाकिस्तानी रियासत को, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर चार्जशीट है, इसको इंश्योर करना चाहिए जो असल मुजरिम है वो बच नहीं पाए। इसी तरीके से इमरान खान के वाक़े के अंदर उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया। अब ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इन तीनों लोगों को पूरे तरीके से शफ़ाफ़ियत के साथ इनको भी इंसाफ दे और इमरान को भी इंसाफ दे। अगर ये लोग तीनों क्लीन चिट हासिल कर सकते हैं इंसाफ से, इन तीनों को क्लीन चिट इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए मिलना इनका हक़ है, क्योंकि बिला वजह किसी को आप मर्डर में इम्प्लिकेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं पे किसी का सबऑर्डिनेट भी 10वें दर्जे नीचे पे भी किसी की इन्वॉल्वमेंट निकल आती है तो उसका भी बताएं। इमरान खान को भी हक़ाइक़ बताएं और दूसरों को भी हक़ाइक़ बताएं। हमें चीज़ों को खुले दिल के साथ तहकीक करनी चाहिए, नज़रअंदाज कुछ भी नहीं करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में किसी भी एक बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन कभी भूलिएगा ना, लियाकत अली खान कभी भूलिएगा ना। हमें उन वाक़यात का सिलसिला रोकने के लिए एक अच्छी शफाफ तहकीकात के नतीजे में किसी रिज़ल्ट पे पहुंचना चाहिए और असल मुजरिम को पकड़ के सज़ा देनी चाहिए। उसके अलावा कोई तरीक़ाकार जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। जो सड़कों की बंदिश है उसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह ने आज ख़त लिखे हैं, पंजाब हुकूमत को भी और KP गवर्नमेंट को भी, और उसके ऊपर उनका एक बयान भी है, वो आपको सुना दूँ फिर अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। दिखाइएगा जी। आज फेडरल गवर्नमेंट वजारत दाखिला ने इन राइटिंग ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को है ये याद दिलाई है, और साथ उन्हें ये भी लिखा है करोड़ों की तादाद में लोग चंद 100 शरपसंद एहतजाजियों के एहतजाज की वजह से परेशान हैं। सूबाई हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरा करें। इस बात को सीरियसली न जाना तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मेरी ये गुजारिश है कि कल को ये रिलीफ लेने के लिए आपके पास ये पहुंचेंगे, आप इसका नोटिस लें।